आपको भाजपा और कांग्रेस दोनों का ऑफर था, फिर कांग्रेस चुनने का क्या? जब आपसे कोई युवा मिलता होगा, आप कहते वो पूछता होगा कि इस वक्त ये स्थिति है देश की कि डेमोक्रेसी खत्म होने की कगार पे चरमरा गई, तब आप उनको क्या बोलते? आज की डेट में पहले स्टोरीज आती थी, अब स्टोरी से रील्स बन गई हैं। पहले 2 मिनट का कंटेंट होता था, अब वही कंटेंट 20 सेकंड में सिमट जाता है और उसी से ही एक व्यक्ति जो है अपनी कहीं ना कहीं धारणा बना लेता है। मिस इन्फॉर्मेशन इज मोर डेंजरस दैन लेस इन्फॉर्मेशन। मुख्यमंत्री जी से बड़ी दोस्ती की चर्चा है, अब क्या बात है? पक्ष जब इतना सब कुछ आगे खोल चुका है, उसके बाद भी सरकार अभी तक उसको कोई भी रिप्लाई सही नहीं दे रही है। अगर हो गई हैं चीज़ें तो रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है? हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज़ रडार। मेरा नाम शिवांशु है। आज हम आप सभी के समक्ष खास बातचीत के लिए लाए हैं गगरेट विधानसभा या कह लें सबसे युवा विधायक चैतन्य शर्मा को। सबसे पहला सवाल सर आपके बीच रखूंगा आपके ही बारे में। 28 साल की उम्र में आप विधानसभा पहुंच गए हैं, ऐसी कौन सी जल्दी? नहीं, देखिए, मैंने जब ये पॉलिटिकल स्फीयर एंटर करा था, मेरे को एक बात की रियलाइजेशन हुई है कि इसमें बहुत सारे जो आपके एक पॉलिटिकल करियर के निर्णय होते हैं वो आपके हाथ में होते नहीं हैं। अब जैसे मैं पेशे से एक वकील हूँ, मैंने अपनी कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में काम किया, वहीं पढ़ने के बाद फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके मैंने लॉ करा। तो जब मैं वहाँ काम कर रहा था दिल्ली में, अपनी लॉ फर्म मैंने वहाँ इस्टेब्लिश करी, तो एक घर के साथ कनेक्ट जो है नेचुरली बन जाता है। अब गिवन द फैक्ट कि मेरे फादर एक IAS ऑफिसर रहे, यूपी काडर में थे, उसके बाद उत्तराखंड में काफ़ी लंबे समय रहे, तो हमें जो है दूसरे राज्य देखने को मिले। कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली अपना खुद का राज्य, खुद का घर उतना देखने को नहीं मिला। एक जिज्ञासा हर एक युवा के मन में, मेरे ख्याल से एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। तो जब मैंने ग्रेजुअली अपने क्षेत्र में लोगों के साथ काम करना शुरू करा, बातचीत करनी शुरू करी नॉर्मल, तो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं ये बीड़ा जो है हमें जल्दी से जल्दी उठाना युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हिमाचल जो है एक वो बहुत ही यंग पॉपुलेशन बेस्ड स्टेट है, लिटरेसी रेट जो है बहुत हाई है, तो उसको चैनलाइज करने के लिए हम जैसे युवाओं को आगे आना बहुत ज़रूरी है। कोरोना का जो टाइम था उसमें जैसा आप सब जानते हैं कि विश्व भर में जो महामारी का एक प्रकोप आया था, उसमें हमारा जो स्टेट था, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट था, जो मेरा गगरेट है, वो भी उससे वंचित नहीं था। वो भी उस प्रॉब्लम में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी के दौर से गुजरा। तो लोगों के साथ जब आपसी लगाव बना, ज़िला परिषद का इलेक्शन जब मैंने लड़ा, तो जैसे मैंने कहा एक डेस्टिनी होती है, जैसे लोग बोलते हैं भाग्य की बात होती है, मेहनत ऑफ कोर्स आपको करनी पड़ती है, कनेक्शन बनाना पड़ता है और वो एक विजनरी अप्रोच के साथ काम करना पड़ता है। बट आई थिंक इसमें अर्ली या लेट जो है ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हाथ में ज़्यादा होता नहीं है। सो मेरे लिए जो डेस्टिन था और जिस प्रकार से मेरी टीम और मैंने जो काम किया, ये जो मेरी मुहिम आज तक जो चलती आई है, मैं उसमें जो हूँ एक प्रकार से फेस हूँ। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी, अपनी टीम में भी, पार्टी में, हर जगह यही बात रखता हूँ कि मैं एक थॉट को और एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं जो है उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरे साथ बहुत अनगिनत लोग हैं जो चलते हैं, जिन लोगों की विचार है और जो लोग सदैव जो है जनता की सेवा में लगे रहते हैं। सो ये एक कॉन्सनट्रेटेड ग्रुप एफर्ट होती है जिसके तहत ये होता है। एंड आई थिंक ये जो मेरे को सौभाग्य मिला है गगरेट की देवतुल्य जनता के द्वारा इतना अर्ली इन माई लाइफ उनको रिप्रेजेंट करने का, तो उनके आशीर्वाद के साथ और उनकी जो सोच, उनकी जो विज़न मेरी विज़न के साथ अलाइन करती है, उसके कारण। इससे मिलता जुलता सवाल एक और पहुंचूंगा। विधानसभा चुनावों से थोड़ा पहले आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, बातें ऐसी भी कही गई कि आपको भाजपा और कांग्रेस दोनों का ऑफर था, फिर कांग्रेस चुनने का क्या? देखिए, पॉलिटिक्स में एंड स्पेशली अगर मैं इसको स्पेसिफिकली आपके यूथ ऑडियंस के लिए टारगेट करूं और इस प्रदेश के युवाओं को एक मैसेज दूं, आपकी जो आज की डेट में आइडियोलॉजी होती है, जो आपका जो एक सिद्धांत होता है, राजनीतिक सिद्धांत होता है, वो जनता के हितों के आधार पर डेवलप होना चाहिए। आप हो सकता है कि जन्म जन्मांतरी कांग्रेस से विचारधारा से बिलोंग करते हों, भाजपा की विचारधारा से जो है आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हों, देयर इज़ नो नेगेटिव इन दैट। बट आज की डेट में भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए टाइमली डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से पिछले 3 साल से जब मैं पॉलिटिक्स में सक्रिय हुआ, जो विचार लेके जनता के बीच में आए और जहां हमने एक तरफ डबल इंजन की जो है बातें सुनी थी, जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमारे प्रधानमंत्री जी भी जब आते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिससैटिस्फैक्शन के एलिमेंट्स थे। मैं किसी भी पार्टी की, किसी भी लीडर की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट होती है वो अपना बेस्ट एफर्ट देती है, बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखती है। तो पार्टी, मैंने कांग्रेस पार्टी भी जो है वो महज आई थिंक 1 मंथ बिफोर द इलेक्शन ज्वाइन करी थी
लोगों की वो आवाज़ थी, लोगों की उस वक़्त जो है उनका जो है उस वक़्त मत ये था, और मैंने एक सिचुएशनल जो है रिस्पॉन्स लिया है। कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमांड है, जो हमारी स्टेट की लीडरशिप है, उन्होंने मेरे को जो है मेरे ऊपर बहुत अपनी अपार कृपा रखी है, एंड कांग्रेस पार्टी का परिवार मेरा परिवार है, एंड हमें प्रोग्रेसिवली काम करना है। बट जब भी, जैसे मैंने कहा, आज के युग में इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब भी आप किसी लीडर के साथ अलाइन करते हैं, पार्टी के साथ अलाइन करते हैं, तो उनका क्या थॉट है फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर रीजन, ऑफ योर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके आधार पे निर्णायक कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड ये एक प्राइमरी रीज़न रहा कि मैं कांग्रेस की तरफ ग्रेविटेट करा। अगला सवाल भी इसी के संबंध में रखूंगा। आपने कहा हाई कमांड ने आप पर भरोसा जताया। जी इस समय जो स्थिति है, 141 जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिला के निष्कासित हैं, इस पर बीइंग वेरी यंग, और आपने कहा जैसा कि आप कई बार यूथ को इंस्पायर करते हैं पॉलिटिक्स के लिए, इसको देखने के बाद आप कैसे उनका उत्तर देंगे? या जब आपसे कोई युवा मिलता होगा, वो पूछता होगा कि इस वक्त ये स्थिति है देश की कि डेमोक्रेसी खत्म होने की कगार पे चरमरा गई, तब आप उनको क्या बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने उठाया है, और इसके ऊपर एक तरीके की सकारात्मक चर्चा होना एज अ सोसाइटी हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी मेरे भाई बहन युवा जो हैं, जो इसको देख रहे हैं, इसके ऊपर उनको एज बीइंग पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ आवर कंट्री, उनके लिए ये पॉइंट फॉरवर्ड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आज की डेट में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो हमारे संविधान में गारंटीड है, अगर उससे विपरीत जाते हुए, एंड खासकर उन लोगों के ऊपर जो पब्लिक की आवाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उनका मत जो है, पक्ष जो है रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी जब इतिहास के पन्ने उठाती है, और भारतीय जनता पार्टी की अपने आप में खासियत भी है कि प्रेजेंट की डिस्कशन से ज़्यादा वो पास्ट की चीज़ों को जो है उस पर बात करते हैं। इमरजेंसी के दौर के बारे में जो है बहुत बड़ी डिस्कशन होती है, जो 75 टू लेके 77 का दौर इस देश में बीता था, एंड सपोजिट सेपरेशन ऑफ मीडिया, ऑफ जनरल पब्लिक की जब बात करी जाती है, जो आज की डेट में हो रहा है, इट इज़ नथिंग डिफरेंट दैन दैट। अगर आप माननीय सदन में, चाहे वो एक विधानसभा हो, चाहे वो एक लोकसभा हो, चाहे वो एक प्रकार से आपका राज्यसभा हो, उसमें अगर आप एक तरीके का कहीं ना कहीं एक ऐसे लोगों की राइट पे इन्फ्रिंज करते हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए। आई एम वेरी श्योर कि जो माननीय सदस्य हैं जिनके ऊपर ये अभी सस्पेंशन हुआ है, जिसमें रानी प्रतिभा सिंह भी शामिल हैं, हमारी पीसीसी अध्यक्षा मैडम, जो मंडी लोकसभा को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इनको कोर्ट का रास्ता भी लेना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट तक जो है इस मुहिम को उठा के जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक और इसी से मिलता जुलता सवाल रहेगा सर, सोशल मीडिया का बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है इसमें, कि सोशल मीडिया कांग्रेस का जो हाई कमान है उसको वायरल बहुत ज़्यादा करता है, और खासकर निगेटिव तौर पे। तो आपको कभी लगता है, क्योंकि यूथ तो फॉर श्योर आपसे पूछता होगा कि जो एक तरफ आप उनको प्रेस कर रहे हैं कि येस कम एंड जॉइन पॉलिटिक्स, सपोर्ट पॉलिटिक्स एंड बी द रूलर ऑफ द कंट्री और गाइड द सोसाइटी, और उसके उपरांत ही दूसरी तरफ जैसे ही फ़ोन वो खोलते होंगे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उन्हें ट्वीट करते हुए और ट्रोल करते हुए पोस्ट और मीम्स दिखते हैं। नहीं, देखिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन टू बी हैड। आज की डेट में जो हमारा यूथ है, जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, खासकर जब से मैंने अपना कार्यभार पिछले 1 साल में संभाला है, और ये मेरे ख्याल से सिर्फ ग्रेट ऊना, हिमाचल या इंडिया की बात नहीं है। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को रीड करेंगे, ये विश्व भर की कहीं ना कहीं जो है एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। शॉर्ट टर्म कंटेंट जो होता है, शॉर्ट फॉर्मेट का जो कंटेंट होता है, अटेंशन स्पैन खासकर जो यूथ का है, वो बहुत ज़्यादा जो है कम होता जा रहा है। आज की डेट में पहले स्टोरीज आती थी, अब स्टोरी से रील्स बन गई हैं। पहले 2 मिनट का कंटेंट होता था, अब वही कंटेंट 20 सेकंड में सिमट जाता है, और उसी से ही एक व्यक्ति जो है अपनी कहीं ना कहीं धारणा बना लेता है। अब जहाँ तक ट्रोलिंग का सवाल है, जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की मशीनरी की बात है, जहाँ पर बॉट्स को के थ्रू ऑपरेट करा जाता है, और आप देखते हैं कि एक पोस्ट डलती है तो उसके नीचे विदिन 5 मिनट्स आपको 100 कमेंट्स मिल जाएंगे, एंड वो उसी विचारधारा के विपरीत होंगे जिसका कोई शोकेस करने की कोशिश करा होगा। तो जहाँ पर सेंसर करने की ज़रूरत है, एंड आई थिंक अब वो पॉलिटिकल पार्टी जो अभी पावर में है सेंटर में, वो ऑफ कोर्स इसके जो है हित में नहीं होगी, क्योंकि जैसे आपने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट, अब एक तरफ से डेटा प्राइवेसी का बिल आता है लोकसभा में, उसमें बोला जाता है कि हम UIDAI आपका आधार कार्ड भी जो है वो पैन कार्ड से जोड़ेगी, पैन कार्ड जो है आपके बैंक अकाउंट से जोड़ेगी, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है बैंक स्टोर करेगा। आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर और अगेंस्ट दिस,
कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी जो निर्णायक कदम होते हैं ज़रूरी होते हैं फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एक सीमलेसनेस लानी पड़ती है। बट फिर दूसरी तरफ आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं रोकथाम लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पर सेंसर नहीं हो रहा है। सो ये तो आप देखिए पॉलिटिकल डिस्कशन करने का इस फैक्टर में मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो है कोई अंत नहीं होने वाला, कोई सेटिस्फैक्ट्री एंड नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ के पूरे देश के, मैं बोलूँगा सिर्फ हिमाचली नहीं, यूथ को सचेत होने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन इज़ मोर डेंजरस दैन लेस इन्फॉर्मेशन। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको गलत इन्फॉर्मेशन है और आप उससे अपनी एक धारणा विकसित कर लेते हैं, उससे फिर लॉन्ग टर्म उसके जो एडवर्सियल इफेक्ट्स होते हैं वो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। सो मेरे को लगता है कि ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में जो है गेम चलता रहता है। आपने बात करी कि आपने विधानसभा में जो मुद्दे उठाए, जो सवाल रखे, अगला सवाल भी इसी से जोड़ूंगा। आपने सवाल रखा था रिन्यूएबल एनर्जीज़ का, वो क्या कॉन्सेप्ट था, थोड़ा दर्शकों को एक्सप्लेन करें। जी देखिए, अभी बिल्कुल बीते कुछ दिनों में, आई थिंक बिगिनिंग ऑफ दिसंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, COP28 जो है अभी दुबई में कल्मिनेट करी। उसमें इंडिया का बहुत ही जो है एक लीडर लाइक रोल रहा है। उसमें जो सारी की सारी गवर्नमेंट मशीनरी इन्वॉल्व थी भारत सरकार की, उनका जो एक्शन है वो अप्रिशिएबल भी है। बट मेरा मानना ये है कि जब हम एक इंटरनेशनल फोरम पे अपने आप को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, अपना मत रखते हैं, अगर हम चाहते हैं कि अगर हम विश्व भर में लीडर बने, उसके लिए पहले हमें अपने प्रदेशों को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रदेशों की बात करते हैं, उसमें हिमाचल जैसे राज्य का बहुत बड़ा जो है इस कॉन्टेक्स्ट में रोल है, क्योंकि मैंने बात रखी एम्पावर करने के लिए हिमाचल प्रदेश को थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो तभी करा जा सकता है जब हम अपने यूथ को हम अच्छे एम्प्लॉयमेंट के साधन दें, हमारे पर्यावरण को मद्देनज़र रखते हुए। जो बीते कुछ महीनों में, चाहे आप जून, जुलाई, अगस्त का महीना देख लीजिए, थोड़ा बहुत सितंबर का भी, जो एक त्रासदी जिसका अभी अनुमान जो है हमने आंकड़ा लगाया है 12,000 करोड़ का। और मेरा मानना ये है कि जब हम नंबर्स की बात करते हैं, नंबर्स भी नोशनल होते हैं। एक व्यक्ति जिसको अब माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ, जहाँ हम 1 लाख रुपए देते थे एक किसी के हाउस डैमेज के लिए, वो बढ़ा के हमारा जो खुद का स्टेट का स्पेशल रिलीफ पैकेज है 4,000 करोड़ का, हमने उसको 1 से 7 पे बढ़ाया। बट उस व्यक्ति के जब तक वो अकाउंट में नहीं आता और वो अपनी लाइफ को रीबिल्ड नहीं कर सकता, उसके लिए वो 7 लाख का जो झटका है 70 लाख से ज़्यादा है, उसका जो नोशनल उसको झटका है। साथ ही साथ में जिन हमारे जनता के साथियों ने अपने किसी परिजन को खोया है, वो कोई भी मॉनेटरी वैल्यू उसको वापस नहीं ला सकती है। तो हमारा चाहे कुल्लू का क्षेत्र हो, मंडी का क्षेत्र हो, शिमला का हमारा डिस्ट्रिक्ट हो, इवन ऊना, मैं भाबर क्षेत्र से आता हूँ, एकमात्र या दो हमारा सोलन हो गया या ऊना हो गया, हमारे जो है कहीं ना कहीं प्लेन इलाके हैं। यहाँ पर भी दुर्भाग्य की बात है कि मेरे यहाँ पर जैसे स्वां की नदी पड़ती है, उसमें भी जो हमें कहीं ना कहीं उसका कहर देखने को मिला। लो लाइंग एरियाज़ में लोगों के घरों में दरारें पड़ गई, लोगों की छतें लीक हो गई, लोगों का बहुत लार्ज स्केल नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों की जो पशु थे, लाइफ स्टॉक था, उसका नुकसान हुआ। तो इन चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए, इन चीज़ों के ऊपर सोच मैंने और हमारे माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है ये बात रखी थी। इसी के साथ जो सस्टेनेबल एस्पेक्ट है एम्प्लॉयमेंट का, आज की डेट में जैसे मैंने अभी पहले टैक्सीज़ की स्कीम की बात करी, सोलर स्कीम की बात करी, हमारी जो राज्य सरकार है वो सारे युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है कि अगर आपके पास अपनी लैंड है तो वहाँ पर आप सरकार से सब्सिडी लेके उनके साथ एनरोल करके वहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, जो डिस्काउंटेड रेट्स पे, सब्सिडाइज रेट्स पे आपको जो है गवर्नमेंट से रेट मिलेंगे। टैक्सीज़ के लिए भी हमने 50% जो है सब्सिडी दी है। अराउंड 26 राउट्स बनाए गए हैं फॉर बस मूवमेंट्स। तो ये बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अपने लास्ट के बजट के भाषण में जो ग्रीन स्टेट बनाने का वादा किया हिमाचल प्रदेश को 2026 तक, ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही विजनरी जो है उनकी लीडरशिप को दर्शाता है। और साथ ही साथ में बहुत ही सराहनीय बात भी है, अच्छी बात भी है, कोइंसिडेंटल है कि सेम टाइम पे जो हमारा नेशनल गवर्नमेंट का बजट था उसमें भी ग्रीन हाइड्रोजन को, ग्रीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा फोकस में लाया गया है। अब ये बातें करने में बहुत अच्छी हैं और मैंने अपने वक्तव्य में भी ये बात रखी थी कि जब तक हम इनको धरातल पे नहीं उतारेंगे, नॉट टू रिपीट माई सेल्फ, बट मैंने जो पॉइंट रखा था ब्रांडिंग मार्केटिंग का, जब तक हम इसको धरातल पे नहीं उठाएंगे, जब हम वो 600 को नंबर को 6,000 नहीं कर पाएंगे, तब तक जो हम एक्चुअल चेंज इन आर सिस्टम एंड सोसाइटी वो नहीं ला पाएंगे। साथ साथ इसी के कल मेरा एक और विषय था, टूरिज़्म का टॉपिक, जो माननीय सदस्य नीरज नैयर जी जो चंबा के विधायक हैं उन्होंने उठाया था। हम अपने एवेन्यूज़ को कैसे ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, सेम अलॉन्ग द सेम लाइंस
यही जो इन्फॉर्मेशन है हम लोगों तो कैसे पहुंचाएं, हम उनको कैसे इन्वॉल्व करें और सिस्टम का पार्ट बनाएं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक युवा नेता होने के नाते, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मेरे को लगता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कांग्रेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीजेपी, आई एम टॉकिंग अबाउट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सभी लोगों को एक अलाइनमेंट में काम करना इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सिर्फ क्षेत्र के नहीं, प्रदेश के नहीं, हमारे देश के युवा बहुत अपेक्षित हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी का जो स्तर है वो पूरे के पूरे देश भर में बढ़ता जा रहा है। अगर आप परसेंटेज ग्रोथ देखेंगे पिछले 3 सालों में, वो बहुत ही ज़्यादा जो है एक दिल को डराने वाली स्थिति में लाने वाली फिगर्स हैं। तो इसके ऊपर वर्क करना। और देखिए, इन्फ्लेशन तो कहीं जा नहीं रहा, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, और वो अगर आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, अगर आपको ईज़ ऑफ लिविंग चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप वर्ल्ड का पैटर्न देखेंगे तो वो इन्फ्लेशन तो बढ़ती है। बट वो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ में, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, वहाँ इसलिए मिटिगेट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, पॉपुलेशन का उतना वहाँ पर जो है बोझ नहीं है। हमारे यहाँ पर तो अगर एक जो हमारा शहर है, हमारा पूरा देश ही ले लीजिए, उतनी तो एक कंट्री की पॉपुलेशन होती है। तो इसलिए सबको अलाइनमेंट में काम करना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। मैं सवाल भी इसी के रिगार्डिंग रखूँगा। एजुकेशन पर भी आपने एक सवाल उठाया था या अपना पटल पर रखा था, सुझाव था शायद वो आपका। उसमें क्या था? उसमें आपने जिक्र करा था कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, कहीं ना कहीं आप फ़ॉरेन से पढ़कर आए हैं, तो क्या आप उन चीज़ों को जो आपने वहाँ ऑब्जर्व करी उनको भी यहाँ इम्प्लीमेंट कराने में गवर्नमेंट को सुझाव कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और आज क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि थर्सडे को विधानसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिल का डे होता है, तो मैंने अपनी तरफ से भी रेजोल्यूशन मूव करा है। मैं माननीय स्पीकर महोदय का धन्यवाद भी करता हूँ, वो उन्होंने जो है मेरा रेजोल्यूशन टेकअप भी करा है। आफ्टर लंच वो पुटअप हो रहा है, और मैंने उसमें बात करी है कि कैसे हमारे स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे जो गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं नेशनल कोलैबोरेशंस और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में आप देखिए, मैं वाशिंगटन DC अमेरिका से अपनी अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके आया। वहाँ पर एक बहुत ही जानी मानी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, आज की डेट में उन्होंने अपना कैंपस जो है दुबई में आके खोला है, क्योंकि दुबई की सरकार ने उनको इनवाइट किया, उनको ज़मीन दी, उनको बुलाया। अब हमारे क्षेत्रों में, हमारे जैसे मैंने कहा 82% से ज़्यादा, अगर आप 2023 के स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो लिटरेट है। बट होता क्या है? ब्रेन ड्रेन। हमारा जो क्षेत्र का व्यक्ति है, हमारे प्रदेश का जो व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जाता है। मैं गगरेट से आता हूँ, मेरे यहाँ पर अगर किसी को कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोचिंग करनी है, उसको IIT JEE का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो वो सीधा चंडीगढ़ की दौड़ लगाएगा। वहाँ पर जाके अपना जितनी भी उसकी धनराशि होगी, पेरेंट्स की जितनी जमा पूंजी होगी, मेहनत कर उनकी कमाई होगी, वो वहाँ पर जाके उसको यूटिलाइज़ करेगा, फिर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश करेगा। हमें कहीं ना कहीं ये रिवर्स करने की ज़रूरत है। जो हमारे खुद के, हमारे यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं, जो परिवार हैं, बच्चों के लिए अपने प्रॉपर्टी को कर्जों पे रख के लोन ले रहे हैं। व्यक्ति जो कनाडा जा रहा है, US जा रहा है, क्यों जा रहा है? हमारे यहाँ पर इतना अच्छा प्राकृतिक पर्यावरण है, अपना घर बार कोई छोड़ना नहीं चाहता। हिमाचली जो हमारे भाई बहन होते हैं, वो बड़े ही होमली होते हैं, संस्कारी होते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा, जो खासकर जो सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, हमारे अंदर जो है संस्कार की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कोई अपने घर परिवार को छोड़ना नहीं चाहता। क्यों ना वो एजुकेशन हम उनके लिए यहाँ ला सकें। और हमारे हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी कुछ बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ से बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। आप ये माननीय सदन ही देख लीजिए, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी HPU यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं वहाँ से। अन्य एग्जाम्पल ऐसे और भी हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर एक अच्छी HPU यूनिवर्सिटी है, या अगर अच्छी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, पालमपुर यूनिवर्सिटी है, वो कोलैबोरेशन कर सकते हैं विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, एक्सचेंज प्रोग्राम्स कर सकते हैं। मेरी खुद की जो यूनिवर्सिटी है, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, जहाँ का मैं ग्रेजुएट हूँ, जो वाशिंगटन DC में है, उसका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में स्थित है, उसके साथ एक्सचेंज प्रोग्राम है। हर साल जो है एक X नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जॉर्ज वाशिंगटन जाते हैं, और जॉर्ज वाशिंगटन के फॉरेन स्टूडेंट्स जो यहाँ आते हैं। अच्छा जो है एक वातावरण भी बनता है, वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ यहाँ के स्टूडेंट्स को कुछ सीखने को मिलता है, यहाँ के स्टूडेंट्स को वहाँ जाके एक्सपोजर मिलता है। धीरे धीरे करके बहुत हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ कैंपस सेट कर रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप कर रहे हैं। तो इसके ऊपर फोकस करना और यूथ को एम्पावर करना, क्योंकि देखिए, आप में और मेरी काबिलियत में कोई डिफरेंस नहीं है। आप अपनी काबिलियत को चैनलाइज़ कैसे करते हैं और आगे कैसे बढ़ पाते हैं, मैं अपनी काबिलियत को चैनलाइज़ कैसे करता हूँ और आगे बढ़ पाता हूँ, आपके और मेरे बीच में अंतर सिर्फ इतना ही रह जाता है। मैं जिस गगरेट में, मैं अभयपुर गांव से आता हूँ, छोटा सा मेरा गांव पड़ता है अभयपुर का। भद्रकाली माता मंदिर जो चिंतपूर्णी माता का छोटा देवी है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अब मेरे फादर 1981 से वहाँ से उठ के हमारे डिस्ट्रिक्ट के फर्स्ट IAS ऑफिसर बने, वेंट ऑन टू बिकम चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब जो उनके दोस्त यार हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर
कोई कमी है या मेरे फादर उनसे ज़्यादा होशियार थे या जो भी है, बट वो जो इनको एक पाथ मिला, जो उनको गाइडेंस मिली, जो उनके फादर्स ने, फोर फादर्स ने उनके ऊपर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लगाई, उनको मिला, उसकी वजह से वो आगे बढ़ पाए। तो ये कहीं ना कहीं जो बीड़ा है, ये हमारी राज्य सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रिमंडल को, एजुकेशन मिनिस्टर को उठाना बहुत ज़रूरी है कि हम वो सर्विसेज हमारे देश में कैसे लाएं। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम नौकरियां लें, देखिए आज की डेट में सबसे बड़ा प्रश्न अगर हम बात करते हैं युवाओं का, क्या है प्रदेश में? नौकरी। JOIT का मुद्दा आप देख लीजिए, जो हमारा हमीरपुर का चयन आयोग भंग हुआ, उसका मुद्दा देख लीजिए। आए दिन मेरे को इतनी अपने अंदर पीड़ा लगती है कि चाहे किसी भी कमीशन की भर्ती होती है या IPH की नौकरी होती है, तो एक जो बेचारा युवा होता है वो मुझ जैसे व्यक्ति के दफ्तर में आके कहीं ना कहीं अपनी सिफारिश लगाता है। उसको इस सिस्टम में स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है? एक व्यक्ति जिसने +2 करी, जिसने कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन करी या डिप्लोमा करा, उसको किसी एक जनप्रतिनिधि का दरवाज़ा खटकाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो कैसे हो सकता है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगे? मेरा ये मानना है, और मैं खुद सर्विस क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, अभी भी पब्लिक सर्विस में हूँ। अगर आपके अंदर वो कैलिबर है, अगर आप कर सकते हैं, UPSC क्लियर कर सकते हैं, HAS क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल ज़रूर आपको करना चाहिए। बट आपको वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको लगता है कि मेरे को एक पक्का सिक्योर साधन है, मेरा परिवार इससे चल जाएगा, मेरी नौकरी जो है अगले 30 सालों के लिए, 35 सालों के लिए सिक्योर हो जाएगी। और इसके लिए कहीं ना कहीं मुझ जैसे व्यक्ति, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकारें हैं, वो ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हमें अपने खुद के थॉट प्रोसेस में, अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। अच्छी एजुकेशन होगी तो एंटरप्रेन्योर तभी बनेगा एक व्यक्ति। अच्छी एजुकेशन होगी, वो अच्छी नौकरी की तरफ तभी जा पाएगा, और तभी जो है वो सरकार की बैसाखी से भी अपने आप को जो है दूर कर पाएगा। और इसके ऊपर निर्णायक जो है सोच विकसित होना, और उस सोच के आधार पर कहीं ना कहीं सरकारी कार्यशाली विकसित होना बहुत ज़रूरी है। ये तो आपने तमाम हमारे बीच विचार रखे हैं जो आप प्रदेश भर के लिए लाने वाले हैं, लेकिन सवाल एक और आता है, मुख्यमंत्री से बड़ी दोस्ती की चर्चाएं हैं आपकी, क्या बात है? नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है हमेशा मेरे ऊपर बहुत जो है आशीर्वाद रहा है, जो है उन्होंने अपार अपनी जो कृपा है मेरे ऊपर रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक्चुअली अगर आप ह्यूमन साइड की बात करें तो उनकी जो एक लाइफ की जर्नी रही है, जो उनकी स्ट्रगल रही है, आम उनके जो बिफोर पॉलिटिक्स के जो डेज़ थे, फिर छात्र संघ राजनीति से वो वास्ता रखते हैं, NSUI सो जो हैं वो उठे हुए हैं, और धरातल की जो सच्चाई है वो उसको भली भांति समझते हैं और जानते हैं। तो एक व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से परिस्थितियों से जूझ रहा है, और वो जो सादगी है और वो जो उनके अंदर जो एक अच्छाई है वो उनके एक्शंस में दिख जाती है। अब आप देखिए, पिछले 2-3-4 महीने में जब त्रासदी का जो है दौर बीता हिमाचल प्रदेश में, तो वो कभी उठा के गाड़ी लेके एक डिस्ट्रिक्ट में चले गए, दूसरी जगह फिर जो है अर्ली मॉर्निंग, प्रोटोकॉल को भी नहीं पता तो पता चला हेलीकॉप्टर से कहीं पहुंच गए। वहाँ पर सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर, इसका मीडिया कवरेज होना अच्छा ज़रूरी है ताकि इसका सोशल इम्पैक्ट बने। बट उनकी सादगी इस बात से दर्शाती है कि ही बिलीव्स इन एक्शन, और उनका मुख्यमंत्री बनने का जो है मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न भी यही है, जिस विजन के साथ वो ऑपरेट कर रहे हैं। और मेरे को जो सबसे उनकी दिलचस्प बात लगती है वो ये लगती है कि जैसे हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, मेरे को जो प्रेरणा मिली है उनके सोच से ही मिली है, जो 10 गारंटियाँ सरकार लेके आई। ये ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव जो है उसका पार्ट नहीं था, ये उनकी खुद की सोच थी जो उन्होंने विकसित करी। आज की डेट में ग्रीन हाइड्रोजन जो है एज अ इंडस्ट्री वो बहुत ही चर्चित है, बहुत ही ज़्यादा उसकी प्रति जो है इंडस्ट्रीज़ का रोमांच बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा R&D पूरे के पूरे देश भर में हो रही है। और उन्होंने इतना निर्णायक कदम अपने फर्स्ट बजट में उठाया। हालांकि हमारी आर्थिक स्थिति जो है आप सभी जानते हैं, पूरे प्रदेश भर जानता है, 75,000 करोड़ का जो हमारे ऊपर ऋण है, और ये 12,000 करोड़ का जो अभी हमें खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है इस प्राकृतिक आपदा की वजह से। तो इनके बावजूद भी अगर हम ऐसी सोच को विकसित करते हैं, तभी हमें इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर सकते हैं, एंड तभी जो है हमारी सोच मैच होती है कहीं ना कहीं। और उनका यंगस्टर्स के प्रति, नॉट ओनली मी, जो है उनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोत्साहित करते हैं, और हमेशा असेंबली में भी जो है चीज़ें बताते भी हैं, सिखाते भी हैं। फर्स्ट टाइम जब आप आते हैं तो नोबडी इज़ परफेक्ट, काफ़ी चीज़ें समझनी सीखनी पड़ती हैं, तो उनका काफ़ी एक हेल्पिंग हैंड रहता है। एंड आई फील आई एम फॉर्चुनेट कि हमारे प्रदेश को एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री मिले और इतनी अच्छी गाइडेंस फोर्स जो है मेरे को मिली है। आखिरी सवाल आपके बीच रखूंगा, बीते 4 दिनों से आक्रोश रैली से शुरू हुआ विपक्ष का धरना, और आज सुबह दूध की बोतलें लेके वो यहाँ पहुँच गए थे। क्या स्टैंड लेते हैं? आखिर वो इतना विपक्ष जब इतना सब कुछ धागे खोल चुका है, उसके बाद भी सरकार अभी तक उसको कोई भी रिप्लाई सही नहीं दे रही। अगर हो गई हैं चीज़ें तो रिप्लाई क्यों नहीं दे रही गवर्नमेंट? 2 पार्ट्स में मैं इसका आंसर देना चाहूँगा। पहला पार्ट जो है, देखिए जब आप सदन में चुन के आते हैं, एंड युवा होने के नाते मेरा मानना है ये कि ये बोलना बहुत ज़रूरी है, और मैं ये अपने हर एक जो है किसी भी पब्लिक फोरम पे, हर एक मंच पे जो है बात रखता हूँ, अपने इलेक्शन के टाइम पे भी रखता था। एक, आप जब जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं,
बहुत ज़रूरी है कि वो सामाजिक तौर से आपके साथ जुड़ा हो। आपके यहाँ पर डेथ हुई है, किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, हम नेता भागे भागे जाते हैं, सारे अपने शगुन के थैले लेके जाते हैं, लोगों के बीच में विषय का चर्चा होता है कि उस थैले के अंदर जो है कितनी जो है उसके अंदर कितना पैसा डाला गया। साथ ही साथ में अगर डेथ होती है तो पहली लकड़ी कौन डालने पहुंचा, सब अपनी फॉर्चुनर इनोवा लेके सारे नेता भाग जाते हैं। जब आप सदन में एंटर कर रहे हैं, आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है कि आप अपने क्षेत्र की आवाज़ इस माननीय सदन में उठाएं। टू आंसर योर क्वेश्चन, जब पहले दिन धरना हुआ, बात हुई आक्रोश की, आपने आक्रोश उठाना है विधानसभा के पटल पे उठाइए। आप बाहर जाके खड़े हो गए, आपने वॉकआउट कर दिया। कल की मैं आपको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से युवाओं का ये मेरा मैसेज भी है। मेरा क्वेश्चन नंबर 1081 था। उससे पहले विपक्ष के मेरे कुछ साथियों के 7-8 क्वेश्चन बैक टू बैक लगे हुए थे। मेरे लिए अच्छा हुआ कि गगरेट को अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो 6-7 लोग थे नहीं, उन्होंने वॉकआउट कर रखा था, तो मैं गगरेट का पक्ष रख पाया। बट उन 7 विधानसभाओं के लोगों का क्या, जिन्होंने उन लोगों को चुन के विधानसभा में भेजा, जो प्रश्न उन्होंने रखा उनका तो प्रश्न उठाया ही नहीं गया। किसी के सजेशन के थ्रू या जो उन्होंने भौगोलिक परिस्थिति देखी होगी उसी के आधार पर क्वेश्चन उठाया। अब आप आक्रोश करने के लिए बाहर चले गए, आपको आक्रोश अंदर उठाना चाहिए था, ताकि उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं चर्चा होती। हो सकता है अगर आपने कोई बात रखी होती तो उसका बेनिफिट होता। और देखिए, गारंटीज़ हमारी हैं, हमने उनको कैसे पूरा करना है वो हमारी सरकार के विचार के अंतर्गत है। आप देखिए, मैंने पहले ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करी, और ये पॉलिटिक्स का सबसे जो है एक डिविएंट मेरे हिसाब से जो है परिणाम होता है, और वो युवाओं के लिए बहुत हानिकारक है। ह्यूमन साइकोलॉजी, मैं इंडिया की भी नहीं बात करूं, बट इंडिया में मेरे को लगता है स्पेसिफिकली ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, कंपटीशन ह्यूमन लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हिमाचल प्रदेश में भी यही देखने को मिलता है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। जो होया होता है उसकी कोई बात नहीं करता, जो नहीं होया होता हम सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं। ह्यूमन नेचर। मैं आपके पास जाऊँगा, मैं बोलूँगा आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका स्वेटर बहुत अच्छा है, आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, आपका पैंट, जूता अच्छा नहीं है आपका। फिर मैं अगली बारी क्या बात करूँगा, मैं सिर्फ आपके जूते के बारे में बात करूँगा। जो हुआ है, जो अच्छा है, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। हमने ओपीएस दिया, क्यों सारे सरकारी कर्मचारियों का परसेंटेज वोट कांग्रेस को पड़ा, वो गारंटी पूरी हुई। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, जो सेकंड गारंटी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की थी, मैं टेस्टामेंट हूँ इस बात का। मैंने अपने यहाँ पर सबसे पहले लैंड को फाइनलाइज करा, मेरा जो पंचायत पड़ती है संगनई की, वहाँ पर डे बोर्डिंग स्कूल के लिए 1.5 करोड़ की राशि आई। माननीय मुख्यमंत्री जब अपने ऊना के दौरे पे आए, उन्होंने उसका शिलान्यास भी करा। मेरी वन ऑफ द फर्स्ट डे बोर्डिंग स्कूल्स है पूरे के पूरे प्रदेश में, जो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे जिसका काम शुरू हो गया है, जहाँ पर हमारे माननीय मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, पशुपालन मंत्री जी चंद्र कुमार जी, उन्होंने अपने वक्तव्य में कुछ मेरे ख्याल से 1.5 महीने पहले प्लान जो है लेआउट करा, गोबर की खरीद का, साथ साथ में दूध की खरीद का, प्रोसेसिंग प्लांट्स को सेटअप करने के लिए जो है विचार लगाए जा रहे हैं। मैं खुद अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी जो है गगरेट में काफ़ी चीज़ों पे ऊपर जो है वर्किंग कर रहा हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के जो मेरा बिल्कुल ही नेबरिंग विधानसभा लगती है हरोली की, मुकेश अग्निहोत्री जी सर की, वहाँ पर जो है अमूल का जो है प्लांट आ रहा है। तो जो अच्छा हो रहा है उसके ऊपर फोकस करना है। अगर उनको आक्रोश करना है तो आक्रोश इस बात पे जताएं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि 12,000 करोड़ का जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, उसमें सिर्फ हमें 350 करोड़ क्यों मिला, वो 350 करोड़ रुपए कहाँ से आया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपने स्टेटमेंट में ये बोला भी है विधानसभा में, 350 करोड़ एनडीआरएफ का जो पेंडिंग ड्यूज हमें थे उसके माध्यम से आया। अब 2024 जो है इस देश के लिए बहुत ही निर्णायक साल है, लोकसभा के इलेक्शन आने हैं। फरवरी मार्च से फिर से वही आपको मिलेगा कि एक नेता जिसने चुनना है वो सबकी शादियों में होगा, वो सबके डेथ में होगा। 6 महीने के लिए उसका घर बन जाएगा दिल्ली, वो अचानक से 6 महीने के लिए भूल जाएंगे और 6 महीने यहाँ बैठेंगे। ठीक है, चुनाव होता है, सबको करना पड़ता है, बट ये जो 12,000 करोड़ का है आक्रोश तो हमें उस पर भी जताना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, सीएम साहब की जो लीडरशिप है, हम अपने करनी में विश्वास रखते हैं और सिर्फ कहने में विश्वास नहीं रखते। जो हमने बोला है, जो हमने करा है, वो हमारे एक्शंस में और हमारी पॉलिसीज़ के थ्रू प्रदेश भर में जो है उसको दर्शाया जा रहा है। ऑफ कोर्स, और कोई भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से शाया वे नहीं कर रहा। जो हमने 10 बातें रखी हैं, और मैं तो बीजेपी को ये भी बोलूँगा कि सिर्फ 10 बातें नहीं हैं, एक पूरा मैनिफेस्टो था। आप सिर्फ 10 बातों की बात मत करें। एक लाइक आई सेड, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पॉलिटिक्स में सक्सेसफुली चलती है बहुत ज़्यादा। तो ये बार 10 गारंटी एक मैनिफेस्टो था जो उसमें था। इनको इत्मीनान रखना पड़ेगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमेशा ये बात बोलते हैं, मेरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो उसका उच्चारण करते हैं और बोलते हैं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए होता क्या है। तो अभी आगे आने वाले 4 साल में जो बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, वो जो है पत्ता जो है धीरे धीरे करके खुलेगा, देखने को मिलेगा और प्रदेश की जनता को देखने को मिलेगा और उनके हित में होगा। विधानसभा के दौरान में अगर आप ऐसे एक्शंस लेते हैं
वो आपके खुद के निर्वाचित क्षेत्र के लोगों के लिए हानिकारक है, क्योंकि आपने उनकी आवाज़ उठानी है। यही दूध की बोतल, यही गोबर का कटोरा उनको लेके अपनी विधानसभा में घूमना चाहिए, अगर उनको इतना ही दर्शाना है। अगर वो एक तरीके का ऐसे गिमिक करना चाहते हैं, पॉलिटिकल गिमिक करना चाहते हैं, मेरे को नहीं लगता कि वो इस माननीय सदन और ये जो परिसर है इसकी गरिमा के अनुसार है। और ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं, मैं बीइंग अ लॉयर ऑल्सो, एक वकील होने के नाते भी मेरे को लगता है कि हमारी जो सोच है संवैधानिक तौर पे जो है इससे ऊपर उठ के इंक्लूसिव पॉलिसी के लिए, बाय पार्टिसनशिप जिसको बोला जाता है, उस विचार के साथ जो है आगे बढ़ने की होनी चाहिए। सब लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए। अगर उनको किसी भी स्कीम में, किसी भी पॉलिसी में खामी लगती है तो विधानसभा के पटल के ऊपर उसके ऊपर चर्चा करें। माननीय सदस्य, पूर्व मंत्री जी, पूर्व अध्यक्ष जी विपिन सिंह परमार जी ने 130 में चर्चा उठाई हेल्थ को लेके, वो लास्ट सेशन में भी हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय का आप बड़प्पन देखिए, इस सदन में भी इस बारी, इस सेशन में भी उन्होंने वही सेम टॉपिक पे 130 पे पूरा एक दिन दिया। तो चर्चा होनी चाहिए, आलोचना होती है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जब होगा तभी सिस्टम बेटर होगा। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.